हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख 18 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली 99 रुपीज़ का है, और जो एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन है वो 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं जो कल क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1G जो सर्विस है वो सबसे पहले किस कंट्री ने लॉन्च की है, तो उसका आंसर है जापान। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। इंटरेस्ट सबवेंशन है एक तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए किसी लोन पे इंटरेस्ट है 10% का और 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो जो 2% का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, रिमेनिंग जो 8% है वो बोरोवर बियर करता है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में पूछा था। पोस्टपार्टम पीरियड जो वो उस पीरियड को कहते हैं जो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ होता है। ये यूजुअली 6 हफ्तों का होता है। इसमें होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। देखिए पोस्टपार्टम पीरियड जो 6 हफ्ते का समय है ना, उसमें क्या होता है, जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो मदर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये 6 हफ्तों के अंदर वो हार्मोनल चेंजेस और यूट्रस का साइज़ रीस्टोरता है बैक टू ओरिजिनल, मतलब चाइल्ड बर्थ के पहले जैसा था वैसे हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था फोर्टिफाइड राइस के बारे में पूछा था, और गवर्नमेंट जो है वो राइस को क्यों फोर्टिफिकेशन करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं कि राइस जो है वो एक स्टेपल क्रॉप है, और गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए भी। देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन को फुली तरह कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि वो हर तरह की चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट का लेवल है उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट्स का फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया है, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए, और जो न्यूट्रिएंट की कमी है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों में, उसके न्यूट्रिएंट लेवल को भी मेंटेन किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके डिस्क्लोजर को एग्जेम्प्ट किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव की गई है। दूसरा कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस, स्टेट सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी के लाइफ को एंडेंजर कर सकती है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है जिनको डिस्क्लोज करने से मतलब एग्जेम्प्ट किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट की बात हुई हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू आई गई हो, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एंडेंजर करे किसी के लाइफ को, इसलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट था। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हर्ट करे इंडिया के, या सिक्योरिटी या साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिश करने से मना किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि अफेक्ट कर मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को ब्रीच करे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन 2 है वो फ्लाई ऐश के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक बाई प्रोडक्ट है जो कि कोल को बर्न करने के बाद मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये पॉल्यूट करता है सॉइल को और अफेक्ट करता है रूट डेवलपमेंट सिस्टम के किसी भी पेड़ के। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये कंक्रीट और सीमेंट प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि एनटीपीसी ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कि फ्लाई ऐश को सीधे ट्रांसपोर्ट कर देगा सीमेंट प्लांट में, वो भी एक चीपर कॉस्ट पे। बाकी इन्फॉर्मेशन वही है कि बाई प्रोडक्ट है। इसको फ्लाई ऐश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कंबशन चैम्बर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एग्जॉस्ट गैस का यूज़ करके। बाकी इसका सीमेंट में यूज़ होता है, कंक्रीट में यूज़ होता है। फ्लाई ऐश जो होता है ना टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होता है, यह हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। और तो लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वही है कि सॉइल को पोल्यूट करता है और रूट डेवलपमेंट सिस्टम को अफेक्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ब्रिक्स के बारे में। हाल में ही फोर्थ सेशन हुआ है ब्रिक्स का, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का। तो ये बताइए कहाँ पे हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रशिया में हुआ है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही फोर्थ सेशन हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चेयर किया इसको रशिया ने, और इंडिया ने एक इशू रेज किया है यहाँ पे, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए इंडिया ने ये इशू रेज किया है कि डार्क नेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जा रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के द्वारा। तो यही इसलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एनटीपीसी के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये सेंट्रल पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका जो काम है वो रिलायबल पावर रिलेटेड सॉल्यूशंस को इकोनॉमिकल, एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में प्रोवाइड करना है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इसको नवरत्न का दर्जा मिला था मई 2010 में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एक सेंट्रल पीएसयू है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। इसका दूसरा जो स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इसका काम ही यही है रिलायबल पावर को देना, और वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट था क्योंकि ये महारत्न कंपनी, ना कि नवरत्न कंपनी, 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो डार्क नेट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ किया जाता है नारकोटिक सेल के लिए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ये डार्क नेट होता है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए इसको क्रैक करना बहुत टफ है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि डार्क नेट जो है ना वो डीप वेब का ही पार्ट है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो डार्क नेट है ना वो हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है थ्रू ऑनियन राउटर। देखिए ऑनियन रूटिंग का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनियन रूटिंग जो है ना वो एक टेक्निक है, उसमें होता है कि एनोनिमस कम्युनिकेशन होता है ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, जिससे क्या होता है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है ना वो सर्विलांस सिस्टम के थ्रू उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए क्या है कि इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए इसीलिए डार्क नेट का यूज़ किया जाता है। देखिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है तो बहुत टफ है इसको क्रैक करना। डार्क नेट जो है वो डीप नेट का ही पार्ट है, लेकिन जो जैसे कहने का मतलब ये है कि डीप वेब जो है ना वो डीप वेब हमेशा मतलब पूरी तरह नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उसका कुछ पॉजिटिव यूज़ भी होता है, जैसे पर्सनल ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये सब भी डीप वेब का ही पार्ट है। और जो अभी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ना वो एक आइसबर्ग के टिप के बराबर है। जो मेजॉरिटी इंटरनेट का पार्ट है वो डीप वेब में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डार्क नेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये वो रीजन है जो कोइंसाइड करता है रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, और ये सबसे ओल्डेस्ट सप्लाई रूट भी रहा है नारकोटिक्स का यूरोप से नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए था ना क्योंकि यहाँ पे जो थाईलैंड है ना कि कंबोडिया, इसलिए वो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया है वो मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन था और ओल्डेस्ट सप्लाई रूट भी है ये। आप रीजन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे म्यांमार है। तो ये है, ये यहाँ पे देखिए तीनों की बाउंड्री जो मिलती है ना, यहाँ पे जो रीजन है इसी को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो बंकर कन्वेंशन के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ ले। पहला स्टेटमेंट कहता है ये फोर्स में आया 2008 में, और इसको जो एडमिनिस्टर करता है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि एडुक्वेट, प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव कंपनसेशन अवेलेबल कराया जा सके उस इंसान को जो सफ़र करता है डैमेज को, किसकी वजह से, ऑयल स्पेल की वजह से। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना मॉरिशस के पास साउथ ईस्ट एरिया में
मॉरिशस में एक ऑयल स्पिल हुआ है जो कि इंडियन ओशन में है। कहाँ पे हुआ है? ब्लू बे मरीन पार्क के पास, जो कि एक जापानीज बल्क कैरियर शिप के द्वारा किया गया है, इसीलिए न्यूज़ में था। और देखिए क्या, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर क्या एक सिविल लाइबिलिटी है बंकर ऑयल पॉल्यूशन के लिए, जो कि 2001 में बनाई गई थी। इसमें जो ओनर होगा ना, जिसका ये वेसल है, वही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि डैमेज हुआ है ऑयल लीक की वजह से। ये कन्वेंशन जो है 2008 में फोर्स में आया था और IMO के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है इसको। इस कन्वेंशन का जो मेन रीज़न था अडॉप्ट करने का, कि ये इंश्योर करना कि एडिक्वेट प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव कंपनसेशन अवेलेबल कराया जा सके उन पर्सन्स को जो डैमेज से सफ़र हुए हैं, जो कि ऑयल स्पिल के द्वारा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 जो है वह ब्लू बे मरीन पार्क के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ब्लू बे मरीन पार्क को घोषित किया गया एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के द्वारा इसको इंटरनेशनल वेटलैंड घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है बहुत तरह के कोरल रीफ्स, मैनग्रोव, सी ग्रास मीडोज एंड मैक्रो एल्गी, जो कि यहाँ का जो इसको एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाते हैं। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ब्लू बे मरीन पार्क है ना, उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। यहाँ पे कोरल लीव्स है, मैनग्रोव से, सी ग्रास मीडोज से और मैक्रो एल्गी है, जिसकी वजह से इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। आइए देख लेते हैं ये है पे कहाँ पे है। ये है हमारा प्यारा भारत, नीचे इंडियन ओशन। हम लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे मॉरिशस। तो यहाँ पे मॉरिशस मेडागास्कर के पास, और मॉरिशस के साउथ ईस्ट एरिया को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लू बे, यहीं पे ब्लू बे मरीन पार्क है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो इवन के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। हमें ये बताना है कि ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है या किसके अंतर्गत किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इवन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अब देखिए, इवन का एम क्या है वो जानना ज़रूरी है। ये प्रोवाइड करती है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, किसके ऊपर? वैक्सीन के स्टॉक के ऊपर, उनके फ्लोज के ऊपर और स्टोरेज टेम्परेचर के भी ऊपर, अक्रॉस ऑल द कोल्ड चेन पॉइंट। जितनी भी कोल्ड चेन पॉइंट है पूरी कंट्री में, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रियल टाइम बेसिस पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो कार्गो ड्रैगन के बारे में है। कभी कभी ये न्यूज़ में रहता है, और ये एक तरह का रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, ये हमें बताना है। बोइंग के द्वारा, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, ब्लू ओरिजिन के द्वारा या स्पेसएक्स के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कार्गो ड्रैगन को स्पेसएक्स ने डेवलप किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्रियो ड्रैगन और कार्गो ड्रैगन, एक कार्गो ड्रैगन है और एक क्रियो ड्रैगन है। दोनों की दोनों जो स्पेस क्राफ्ट हैं उसको स्पेसएक्स ने ही बनाया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्रियो ड्रैगन के ऊपर था, ना कि कार्गो ड्रैगन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग कार्गो को क्रियो में चेंज कर लीजिएगा। तो ये क्रियो ड्रैगन जो था वो हाल में ही न्यूज़ में था, कार्गो ड्रैगन थोड़ा पुराना है। तो हम क्रियो ड्रैगन के बारे में डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए क्रियो ड्रैगन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्रियो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करके ना 2 एस्ट्रोनॉट बॉब और डॉग दोनों क्या हुए हैं, लैंड किए हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये क्या था कि जो क्रियो ड्रैगन है ना, वो पहला ऐसा स्पेस व्हीकल है जिसने लॉन्च किया है ह्यूमंस को, ठीक है। और ये जो कंपनी है स्पेसएक्स ना, वो एलन मस्क की है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये नासा का ही प्लान था कि जो स्पेस स्टेशन फ्लाइट्स होती है, मतलब अर्थ सरफेस से स्पेस स्टेशन तक के जाने की जो फ़्लाइट होती है, वो किसी प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर किया जाए। और इसमें क्या है, स्पेसएक्स को जो फंडिंग दी गई है वो नासा के द्वारा दी गई है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि स्टार्ट हुआ था 2010 में।
जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। If you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. Thank you for watching the video. Have a good day.